हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस सीरीज़ में हम लोग समझ रहे हैं कि पीएसआर ऑप्शनल हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो 11 यूनिट मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, ये 12th यूनिट है। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहली यूनिट आप समझोगे कि नाम क्या है इसका, उसी बेस पर आप क्वेश्चंस पता लगा सकते हो या उसी बेस पर आप तैयारी अपनी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पर आपको क्लियर समझना चाहिए कि चाहे इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, बट हर एक क्वेश्चन यही बात करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। हर एक टॉपिक में आपको कंक्लूड करके यही आना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल की आप बात करोगे तो बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया इसने। लेगेसीज में भी अलग अलग चीज़ें आएंगी क्योंकि क्लियरली इंडिया में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। तो यहाँ पर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव बताओगे कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या रहा था या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा था, ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहा था, सोसाइटी का क्या रहा था, एजुकेशन सिस्टम क्या रहा था। तो हर एक चीज़ ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अलग अलग सोशल पर्सपेक्टिव बताओगे तो भी इसी चीज़ पर आओगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया सोशल पर्सपेक्टिव ने, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ने भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया। तो ये पूरी सीरीज़, ये पूरी यूनिटी उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखोगे और उसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। अब यहाँ से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल में यूपीएससी क्या पूछ लेगा। तो यूपीएससी क्या पूछ लेगा उसके लिए आप जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइल्ड है। फ्री बुकलेट अगर आप चाहो तो synopsize.com वेबसाइट विजिट करके ये फ्री बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो आपको वेटेज समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये पता लगता है कि लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल में से लास्ट क्वेश्चन आया था 2005 में, 2005, फिर 2004, 2003, 2002 एंड 1997 ये क्वेश्चंस आए थे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं एंड के लिए रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ये अभी प्रिपेयर करने की नीड नहीं है अर्जेंटली। जैसे बाकी सारे टॉपिक्स हो जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें 2022 में क्वेश्चन आया था, फिर 2021 से क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2021 में एक और क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन आए थे 2021 में, एक क्वेश्चन 2020 में आया था, फिर 2019 में आया, 2010 में आया, 8 में आया है। ठीक है, 2001 में भी आया, 1990 में, 99 में भी आया है। तो आप लगातार देख रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसके क्वेश्चंस आप देखोगे ना, ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मैं हर यूनिट में आपको बोलती आ रही हूँ, या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पर जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस। आजकल यूपीएससी के फेवरेट चले आ रहे हैं ये। तो यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, या डिक्लाइन के क्वेश्चंस पूछता है कि एक टॉपिक में कि ये डिक्लाइन कैसे हो गई ये थ्योरी। तो ये सब क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछने थोड़े से कम कर दिए, बट फिर भी पूछे जाते हैं। यूपीएससी सिंस अपने आप क्वेश्चंस रिपीट करता है, इसी वजह से नेक्स्ट चीज़ वेटेज के बाद होती है कि यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है, इसीलिए उससे हमें वो टॉपिक्स पता लग जाएंगे जो क्लियर कट एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो क्यों ना हम वो टॉपिक सबसे पहले कवर कर जाएं। तो यहाँ पर ऑल्दो हम लोग एक वन स्टॉप सोल्यूशन सिनॉप्सिस प्रोवाइड करता है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है सिनॉप्सिस, तो हम लोगों ने पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपाइल करके ही ये सारे नोट्स बनाए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, जो प्रोबेबल टॉपिक्स आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक्स, जो सिलेबस का पार्ट है वो वाले, और साथ ही साथ जो सिलेबस में बेसिकली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें से पूछा हुआ है, बट स्टिल आपका एक सिलेबस का पार्ट बनते हैं, जो कि हमें पता लगता है जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं वो वाले टॉपिक्स। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो ये यहाँ पर हमने सारे नोट्स उसी ढंग से बनाए हुए हैं। बट ये सीरीज़ मेनली उन लोगों के लिए जो कि खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इसके लिए मैं बुक्स आपको बता देती हूँ। सुभाष पालेकर की बुक है द इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड बियॉन्ड। इससे जो ये सोशल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वाला ये वाला जो टॉपिक है, ये आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी बिपिन चंद्रा आप अगेन यही फॉलो करोगे, वो मैंने यूनिट 11 के भी जो टॉपिक्स है उसमें जो बुक्स बताई हुई हैं वो भी ये वाली यूनिट के लिए चल जाएंगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट के लिए बहुत अच्छे से चल जाएंगे। बिपिन चंद्रा अगर आप इसके लिए फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली स्पेक्ट्रम और इंडियन पॉलिटी की बुक जो है आपकी लक्ष्मीकांत है, उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिए गए हैं, बट वो थोड़ा सा शॉर्ट में है। तो बिपिन चंद्रा में क्या है, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है चीज़ें, जहाँ से आपके आंसर्स बहुत अच्छे से बन जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप प्री में प्रिपेयर करते हो कोई चीज़ और आप ऑप्शनल के प्रिपेयर करते हो तो वो चीज़ भी काफ़ी अंतर आ जाती है। इनफैक्ट जीएस के टॉपिक्स और ऑप्शनल में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है एक्सप्लेनेशन वाइज कि आप क्या लिखोगे। नेक्स्ट चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा कि जो यूपीएससी पूछ रहा है आपको उसी का आंसर करना है। तो अगर आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन की हुई है उसमें प्लीज़ आप ये ज़रूर देखना कि क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उससे बन पा रहे हैं। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उससे सॉल्व ही नहीं हो रहे तो वो कोचिंग किसी काम की नहीं है, वो नोट्स
भी किसी काम के नहीं है, लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। तो क्योंकि इन दी एंड तो हमें एग्ज़ाम निकालना है ना, थीसिस पढ़नी होती तो फिर हम कहीं और ज्वाइन कर लेते, ये वाली बात है। तो ये अभी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, यूपीएससी क्या पूछ रहा है और यूपीएससी के क्वेश्चंस आपके नोट्स से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपके नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर बहुत कंसर्न की बात है, उस चीज़ को आपको तुरंत ख़त्म करना चाहिए, उस चीज़ को कंटिन्यू मत करना, टाइम वेस्ट हो रहा है फिर आपका। अब अगर आपने कोई बड़ी कोचिंग में इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत पैसे दे दिए हैं, तो उस केस में आप एक चीज़ कर सकते हो कि मान लो आप सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे हो। अब आपको पता है ये सोशल रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन वहाँ पर मेंशन नहीं है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है वहाँ पर। या फिर ये 2021 का क्वेश्चन है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशल डाइवर्सिटी वाला, ये चीज़ वहाँ पर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। तो आप क्या करो, जब भी सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर पढ़ाया जा रहा होगा, मान लो ये आपके नोट्स हैं, यहाँ पर आप अपना रजिस्टर बनाओ, यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखो, यहाँ पर लिखो स्टार 1 और स्टार 1 करके सोशल रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन का आंसर ऐड करो, फिर सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी वाला आंसर ऐड करो। ऐसे इस तरीके से आप अलग अलग आंसर्स ऐड करते रहो, ठीक है। इनफैक्ट मैंने थिंकर्स वाली यूनिट में भी बताया था कि आपको वो क्या बहुत हाइप चलती है मार्केट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकर्स 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 बोला जाता है। एक क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें से एक साल में बस 2 क्वेश्चन और आ गए थे पिछले से पिछले साल में, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, पर 2 क्वेश्चन तो इस वाली यूनिट में भी आ गए हैं सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में। तो फिर थिंकर्स के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स क्यों दे दी जाती हैं? तो वो चीज़ थोड़ी समझने वाली बात है। और वही क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पर जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपकी थीम्स रिपीट हो रही हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वही प्रिपेयर करके जाना है। तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आपके सामने एक वो बनाया जा रहा है बिल्कुल ऐसा इल्यूजन सा कि अरे ये नहीं किया तो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ही नहीं पूरी हो पाएगी ऐसे तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या आए हैं। 2005 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फेडरल स्कीम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करेंगे, फेडरल स्कीम के बारे में बात करेंगे, एंड वाई कुड दिस स्कीम नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ये यहाँ पर कि क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई ये वाली स्कीम। तो यहाँ पर जो भी हम स्कीम्स भी बात कर रहे हैं या फिर जो एक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये वही एक्ट्स हैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन एक्ट्स का रोल रहा है, इसलिए वो वाली इंपॉर्टेंट एक्ट ज़्यादा पड़ेंगे। क्योंकि आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारी एक्ट्स आई थी, है ना, तो वो वाली एक्ट्स में एक अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं लिया गया है उन एक्ट से, जिनसे लिया गया है या जिन जो पार्ट्स प्रेजेंट है उनके बारे में हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि उसी ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और ये यूनिट उसी के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ बनाई गई थी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स लिए गए हैं। फिर साइमन कमीशन के हम बारे में बात करेंगे कि लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल का एक टॉपिक आ जाएगा कि क्या ऐसे फैक्टर्स आए थे जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, अगेन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ना। 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई थी, बट यहाँ पर क्वेश्चन की थोड़ी सी अलग डिमांड है। यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको डायरकी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ये चीज़ें आप बिपिन चंद्रा से बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी आपको। फिर नेक्स्ट है, ओरिजिन्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर रूटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ाया है उसमें ये चीज़ें कहाँ फिट इन होती हैं। ये बेसिकली सिनॉप्सिस में जो हम पढ़ाते हैं, और एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो एक तो है लेगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, आप स्टार्ट करोगे कि क्या क्या है लेगेसीज, इंट्रोडक्शन दोगे, कुछ थिंकर्स बताओगे उसमें ऐड करने के लिए, लेगेसीज आप फिर इन डिटेल एक्सप्लेन करोगे। लेगेसीज और यहाँ पर इंट्रोडक्शन में फ़र्क ये है, इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ 2 लाइन में देना है यहाँ पर, जिससे समझ में आ जाएगा कि ठीक है आपको एक इन शॉर्ट आइडिया है। लेगेसीज में क्या है, आप उसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हो तो थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा आपका यहाँ पर कौन कौन सी लेगेसीज रही हैं। इनको एक एक पार्ट में डिवाइड करो, इकोनॉमिक लेगेसी क्या रही है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर पॉलिटिकल लेगेसी क्या रही है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बना, देन ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, देन सोसाइटी का क्या रोल रहा है, एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या रही हैं ब्रिटिश के टाइम पे कि जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सारी लाइंस पर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बात करोगे। अब नेक्स्ट आता है आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप एक्सप्लेन करने वाले हो। तो यहाँ पर क्या है, हमने थोड़ा सा इस सीरीज़ में लगाया है कि ऑल्दो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले
एक्सप्लेन होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर लेगेसीज ही पहले एक्सप्लेन होनी चाहिए। पहले तो ब्रिटिश रूल आया था ना, ब्रिटिश रूल के टाइम से आप एक्सप्लेन करने लगोगे, फिर आप बताओगे कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश रूल ने क्या कंडीशंस की कि आपको खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जब आपने बनाया तो उसमें आपने क्या क्या लिया आप ब्रिटिश रूल से, वो सारी चीज़ें अब आप एक्सप्लेन करोगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है चीज़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। थिंकर्स बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या उनके पर्सपेक्टिव्स थे कि कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताओगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। इसमें सबसे पहले है 1765 से लेकर के 1858 में बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। यहाँ पर आप बताओगे क्या ऐसी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स रही हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर हम एक्ट्स नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी, बट आप एक मेजर एरा के टाइम की आप बात करोगे कि ये पूरे एरा में जब बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल आ रहा था तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका क्या रोल रहा था। तो पूरा जो आपका टॉपिक भी होना चाहिए ना, इसके अंदर भी जो आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए वो ये नहीं होनी चाहिए कि ब्रिटिश रूल कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कंडीशन थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका पूरा टॉपिक ये वाला भी इसी बात पर फोकस्ड होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो इधर उधर मत लेके जाना अपना एक्सप्लेनेशन भी अपने आंसर्स में। ये नहीं कि अगर बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल पूछा है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि ये तो ट्रेड करने आए थे, ये हो गया, वो हो गया। ये इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी है। यूपीएससी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी स्पेसिफिक वे में ही आंसर देना है। कथाएं नहीं पढ़नी है और ना ही हमें लिखनी है। वो इन दी एंड हम वही यहाँ पर नोट्स में ऐड करने वाले हैं जो चीज़ में से आगे यूपीएससी के लिए रेलेवेंसी है। ठीक है, हम इधर उधर की पीएचडी नहीं करने वाले हैं। सिर्फ आंसर्स, हमारा एम होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम के लिए आंसर्स चाहिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल में जो भी आपका टॉपिक रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके बारे में, उसके इर्द गिर्द आपका ये टॉपिक पर बात होनी चाहिए, दैट्स इट। फिर 1858 से 1999 का टाइम होता है जहाँ पर कंपनी रूल, एंड ऑफ कंपनी रूल की बात हो रही होती है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिससे कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर 1919 से 1947 इंट्रोडक्शन टू सेल्फ गवर्नमेंट। फिर 1947 से लेकर के 1950 का जो टाइम होता है जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यहाँ पर भी कौन से फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में रोल प्ले किए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में आपने बात कर ली। फिर नेक्स्ट बात होगी कि इम्पैक्ट क्या रहा था नेशनल मूवमेंट का, कि जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, कि अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स हुई थी। इनफैक्ट काफ़ी सारी मूवमेंट्स के बारे में हमने यूनिट 11 में भी पढ़ा था। आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हो। तो सिलेबस में अगर आप देखते हो कि यूनिट 11 ये वाली जो हमने पढ़ी थी, इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, तो यहाँ पर भी हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी रही हैं जिससे ये अलग अलग चीज़ों में इफेक्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से लेकर मास सत्याग्रह के टाइम तक कौन सी स्ट्रैटेजीज़ थी, फिर नॉन कॉपरेशन के टाइम पर कि फ्रीडम कैसे मिली हमें। तो हर एक टॉपिक में हम यही बात कर रहे हैं, फ्रीडम कैसे मिली, फ्रीडम कैसे मिली। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, यही सारी चीज़ें आपकी रिपीट होती रहेंगी यहाँ पर। फिर उसके बाद तो यहाँ पर यही था कि नेशनल मूवमेंट कौन सी रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। वहाँ पर हमने क्या बात की थी कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कौन सी थी, कि आपने फ्रीडम कैसे अचीव कर ली, आपकी कौन सी ऐसी मूवमेंट्स थी, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था जिससे आपको फ्रीडम मिल गई। ये सारी लाइंस पे आप बात करते हो। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी एक्ट्स क्यों नहीं की, क्योंकि इस एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पार्ट्स भी लिए गए। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दोगे आप, इसका फीचर्स बताओगे, इस एक्ट के इम्पैक्ट क्या रहा था इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके डीमेरिट्स बताओगे, एक्ट की क्रिटिसिज्म बताओगे। फिर डायरकी एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि डायरकी पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आप ये देख सकते हो कि इन टॉपिक्स से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपके कवर हो जाएंगे और मेजर टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे। साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, वो यहाँ से कवर होगा आपका। तो साइमन कमीशन के बारे में आप पूरा एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्सप्लेन करोगे। अगेन साइमन कमीशन का वो सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन देना है आपको कि किस वजह से आप इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपकी हेल्प कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना दिया साइमन कमीशन ने। ठीक है, वैसे या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या रोल था उसका। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्सप्लेन करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, फीचर्स दोगे, इम्पैक्ट, क्रिटिसिज्म। फिर फेडरल स्कीम आप एक्सप्लेन करोगे, इंडिया की क्या रही थी। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड में आप एक्सप्लेन करोगे।
सभी कुछ आपको एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं थोड़े सा सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन क्या आए थे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स सोशल रेवोल्यूशन। ठीक है, कि सोशल रेवोल्यूशन लाने के लिए आपका ये इससे सिंबॉलिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स फेस द ग्रेट रिस्क ऑफ फोर्जिंग अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी इन द फेस ऑफ अनपैरेलल्ड सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब कि एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इतना स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है कि एक नेशनल यूनिटी बनाने के लिए, एक आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल लगा था। तो इस बेस पे आपको अपना आंसर देना है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो स्ट्रगल्स आए हैं उसके बारे में। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पर आपको इनके आंसर्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं। तो बिपिन चंद्रा आपकी बहुत हेल्प कर देगी ये सारे आंसर्स देने में। अच्छा, मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का ना एक बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, इसको आप इमोशन से जोड़ दो। जब भी आप किसी टॉपिक को, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इमोशन से जोड़ दोगे, आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, आप लिख पाओगे। यहाँ ये पूरे इमोशंस हैं अगर आप देखा जाए तो, कैसे सोशल रेवोल्यूशन हो गया, ऐसा क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इमोशनल टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, इमोशंस कवर करने हैं। फिर यहाँ पर कि हमारी इतनी बड़ी, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है और सोशल डाइवर्सिटी है, एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने में बहुत स्ट्रगल लग गया। इमोशंस से जोड़ा आपने कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इमोशंस जुड़े थे। फिर 2021 में एक और क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस रिच विथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें चलती आई थी जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा था पूरा। तो इमोशन से जुड़ गया ना कि पहले क्या क्या नहीं हुआ था हमारे साथ, जिसकी वजह से अभी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीसीडेंट्स से भरा हुआ है ये, कि मतलब कि पुरानी कितनी सारी चीज़ें चलती आई हैं जिसकी वजह से एक पूरा प्रोसेस है ये। 2020 का क्वेश्चन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंसर्न ऑन सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी से डील करना पड़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर से। अगेन एक इमोशन से जोड़ दिया आपने इसको। 2019 में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये एक बहुत ही अपर मोस्ट फैक्टर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड में, ये पूछा गया था। 2010 में ग्रानविल ऑस्टिन ने जो कहा था उसके रिगार्डिंग ये कोट करके क्वेश्चन पूछा गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इज एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। मतलब कांग्रेस ही चलती थी ना, तो असेंबली वाज कांग्रेस, कांग्रेस वाज इंडिया। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्लियरली ग्रानविल ऑस्टिन के वर्ड्स में आपको बात करनी पड़ेगी उनके पर्सपेक्टिव से। 2008 में क्वेश्चन पूछा था, डोमिनेंट एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंसेस बताए थे, क्या रहे थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, तो फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें आएंगी, ये सारी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ जाएंगी। ठीक है, जितने भी इमोशनल चीज़ें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में डाल दो। 2001 में आएगा कि क्या इम्पैक्ट रहा था नेशनल मूवमेंट का कि इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल मूवमेंट के इम्पैक्ट पे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये चीज़ हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी। इनफैक्ट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने सब हेडिंग बनाई है, वहाँ पर हमने ये एक एज अ सब हेडिंग यूज़ की है। 1999 में गांधी, नेहरू, अंबेडकर का क्या इन्फ्लुएंस रहा था फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपने देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मतलब आई लव दीज क्वेश्चंस पर्सनली। तो देखते हैं अब इसको हम कैसे स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताएंगे, क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि हर जगह आप बात कर रहे हो, जैसे हर क्वेश्चन में आपने देखा कि मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चैलेंजेस आए, मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये प्रॉब्लम रही, मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड में यूनिटी इंटीग्रिटी सबसे पहला फैक्टर रहा था। तो सबसे पहले आप यही एक्सप्लेन कर देते हैं कि मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या अलग अलग सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इन्फ्लुएंसेस क्या रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, मेजर इन्फ्लुएंसेस एंड मेजर एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंसेस। फिर गांधी, नेहरू, अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या इन्फ्लुएंस रहा था। तो आप गांधीयन आइडियाज़ बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन पे, फिर नेहरूवियन आइडियाज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंबेडकर आइडियाज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पर बात पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पे होने वाली है। फिर चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आसपास क्या सराउंड हुआ था, और क्रिटिसिज्म के अंडर ही एक और सब टॉपिक आ जाएगा, इसमें आप ग्रानविल ऑस्टिन के भी व्यूज़ दोगे, क्योंकि ग्रानविल ऑस्टिन के व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू यूपीएससी ने पूछा है, हर एक टॉपिक में कोई एक इंपॉर्टेंट थिंकर या इंपॉर्टेंट पर्सन ज़रूर होता है जिसके वर्ड्स काफ़ी फेमस हो गए होते हैं, या जिसने कुछ ऐसी बात कही होती है जो कि बहुत फेमस होती है ऑलरेडी। तो ग्रानविल ऑस्टिन के वर्ड्स तो ऑलरेडी काफ़ी फेमस हैं कि वो ये उन्होंने ये बात की थी कि एक वन पार्टी कंट्री है, कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज़ असेंबली, तो वो चीज़ तो काफ़ी फेमस थी। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सोशल इनइक्वालिटी पे क्या कंसर्न्स है, ये आपका क्वेश्चन आया था। यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इस पर क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बहुत क्लियरली कवर होंगे। बाकी आप अलग अलग सोशल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स बताओगे, जहाँ से आपके जो इमोशन बेस्ड क्वेश्चंस और आने के चांसेस है वो सारे भी कवर हो जाएंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता भी होना चाहिए नॉर्मली। और इसमें से यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है, इस साल भी कोई बड़ी बात नहीं है जब लगातार पूछे जा रहे हैं, इस साल भी पूछेगा फिर यूपीएससी, है ना। कि जैसे आप लगातार में क्वेश्चंस देख सकते हो, 2019, 20, 21, 22, अभी तो 4-5 साल से तो लगातार आ ही रहे हैं। 20, 21 में इनफैक्ट 2 क्वेश्चन आ गए थे, और 22 में एक क्वेश्चन आया है, 2019 में भी आया था, उसके पहले 2010 में आया था। बट अभी यूपीएससी थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस ज़्यादा पूछने लगा है, इस वजह से ये रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है। रिपीटेड टॉपिक्स है, आपकी थीम रिपीटेड है, ये करके जानी ज़रूरी है। ये आपकी बुक लिस्ट है ये, और आप इसमें बिपिन चंद्रा और ऐड कर लेना। बट आप यूनिट 11 के लिए वो चीज़ पढ़ोगे ही विपिन चंद्रा, तो उसको इस चीज़ के लिए भी यूज़ करना। विपिन चंद्रा आपकी काफ़ी काम आएगी ये वाले सेक्शन के लिए। इनफैक्ट पीएसआईआर पार्ट जो पेपर 1 है और उसका पार्ट बी, ये वाले सेक्शन के लिए काफ़ी काम आने वाली है। बाकी अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बट जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, वो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। फालतू टेस्ट सीरीज़ के चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कोचिंग सेंटर के धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग अलग कोचिंगों के अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के आपको आंसर राइटिंग करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लो ना, यही तो आने वाले हैं। तो अगर आप इसी की आंसर राइटिंग कर लोगे, आपके क्वेश्चन सारे कवर हो जाने हैं, थीम कवर हो जानी है, टॉपिक कवर हो जाने हैं, और डायरेक्ट अगर आपको आंसर आपने लिख के देख लिया तो आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल यूपीएससी के हिसाब से मैच हो जाएगा। आपको लगता है कि कोई कोचिंग आपका यूपीएससी का स्टैंडर्ड मैच कर देगी आपके क्वेश्चंस बनाने में? टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले कौन लोग हैं? ऐसे ही लोग हैं जो जॉब्स के लिए सर्च करते होते हैं, शायद उनका प्री भी नहीं निकला होता। तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन उन लाइंस पर रखो जहाँ यूपीएससी पूछ रहा है, उन लाइंस पे मत रखना जहाँ पर कोचिंग सेंटर आपको लेके जा रहा है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की हैं जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, तो ये चीज़ आपको फेस करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बहुत टाइम ख़राब होता है इन चीज़ों में, और बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने में, कि 40 साल के क्वेश्चंस पहले देखो क्या आ रहा है, और मार्केट से बिल्कुल उल्टा चलने के लिए बहुत एफ़र्ट जाता है, बहुत एफ़र्ट जाता है। क्योंकि अभी मार्केट में यही सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, कोई बात ही नहीं करता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, इनफैक्ट ऑप्शनल में भी। जस्ट वन थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisize.com। यहाँ पर आप कोर्सेज में जाओगे, ऑप्शनल्स में जाओगे, पीएसआर ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डेमो कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से आप डेमो कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मिल जाएगी और डेमो कंटेंट भी मिल जाएगा किसी यूनिट का, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको, ये इन्फॉर्मेशन पेज है, यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। बाकी कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़।